हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं हम अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। यानी कि किसी अम्ल के एक अणु में जितने हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, ठीक है, एक अणु में उपस्थित जितने हाइड्रोजन को हटाया जा सकता है, प्रतिस्थापन मतलब हटाना, तो जितनी संख्या में हाइड्रोजन को हटाया जा सकता है उसी संख्या को ही उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्लों के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्लों को एक क्षारकी, द्विक्षारकी तथा त्रिक्षारकी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यदि कोई अम्ल एक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो उसे हम कहेंगे एक क्षारकी, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाने पर द्विक्षारकी और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाने पर उसे त्रिक्षारकी अम्ल कहते हैं। यह कहा जाता है कि अम्ल की क्षारकता त्रिक्षारकी है। जैसे कि देखिए, एक क्षारकी का उदाहरण है CH3COOH। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है ना। तो ये हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन को हटाएगा? एक हाइड्रोजन को हटाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी? एक क्षारकी, मोनो बेसिक होगी। इसी तरीके से यहाँ देखिए, HCl में हाइड्रोजन की संख्या है एक, तो ये भी एक ही हाइड्रोजन को हटाएगा। यहाँ देखिए, HNO3 में भी एक ही हाइड्रोजन है, तो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? इसमें एक है। तो ये कैसा हाइड्रोजन है? ये किस प्रकार का अम्ल है? इसकी क्षारकता कितनी है? तो इसे कहेंगे हम एक क्षारकी है। ध्यान देंगे तो यहाँ नाम से ही क्लियर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर रहा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो एक क्षारकी। द्विक्षारकी यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसी प्रकार से त्रिक्षारकी मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर रहा है। द्विक्षारकी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, H2CO3, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। कितने हाइड्रोजन को हटाएगा? ये 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? द्वि होगी। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, H2SO4 में भी हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो ये 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है, इसलिए इसकी क्षारकता है 2। त्रिक्षारकी में देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो इसकी क्षारकता कितनी कही जाएगी? त्रिक्षारकी कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है क्षारक की अम्लता। अभी हमने क्या पढ़ा था? अम्ल की क्षारकता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है क्षारक की अम्लता। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। देखिए, क्षारक की अम्लता क्या है? किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कहलाती है। हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन, ठीक है, प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता में क्या था? प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन की संख्या थी, और क्षारक की अम्लता में क्या था? प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, NH4OH, OH है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है KOH, तो OH की संख्या कितनी है? एक ही है,
तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन को ये प्रतिस्थापित करेगा? 1। तो इसकी अम्लता कितनी हुई? 1 हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, CaOH का होल ट्वाइस है, यहाँ MgOH का होल ट्वाइस है। ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ भी 2 है ना। तो इसकी अम्लता कितनी होगी? 2। क्यों होगी? क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, FeO3 का होल थ्राइस है, AlOH का होल थ्राइस है ना। तो OH की संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी है? 3। यहाँ भी 3 है, तो इसकी अम्लता कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। तो अम्ल और क्षारक की सांद्रता जो है विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न करता है प्रबल अम्ल कहलाता है, और कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल। ठीक है। जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न कर सकेगा उसे कहेंगे प्रबल अम्ल, और जो अम्ल कम हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगा उसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है। ये सोरेनसन की परिभाषा के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार दी गई परिभाषा है पीएच मान की। ठीक है। और इन्होंने ये इसका एक सूत्र दिया था, किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने का सूत्र है ये। इसी तरीके से किसी विलयन में हाइड्रोजन को ज्ञात करने का पैमाना पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्केल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये पीएच स्केल होता है, इसमें 1 से लेकर 14 तक मान लिखे रहते हैं, है ना। 1 से लेके 14 तक मान होते हैं। तो जो 7वां नंबर होता है इसका बीच में, इसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है। जिस विलयन का मान 7 होता है उसको कहा जाता है कि विलयन कैसा है? उदासीन है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जिस विलयन का मान 7 आता है उसे कहते हैं कि ये विलयन उदासीन है ना। और 7 से कम जैसे जैसे मान होता रहता है तो विलयन कैसा होता जाता है? विलयन अम्लीय होता जाता है। इसी प्रकार से 7 से अधिक मान आने पर विलयन को क्षारीय कहा जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए, पीएच है, अगर लेस देन 7 है तो विलयन कैसा है? अम्लीय है। इसी तरीके से पीएच मान ग्रेटर देन 7 है तो विलयन कैसा हुआ? क्षारीय हुआ। ठीक है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए किसी विलयन का मान 6.5 है, 6.8 है, 6.9 है, तो भी विलयन कैसा होगा? अम्लीय ही होगा, क्योंकि वो हमेशा 7 से कम ही है। ठीक है। भले ही कितना भी हो, लेकिन अगर 7 से कम है तो वो विलयन हमेशा उदासीन अम्लीय होगा। इसी प्रकार से अगर किसी विलयन का मान 7.1 हो गया, 7.2, 7.3, 7.5 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो भी विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा ही मान बढ़ा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मान कम होता है, थोड़ा सा भी मान कम होता है या थोड़ा सा ही मान अधिक होता है तो विलयन जो है उदासीन नहीं कहा जा सकता। मान अधिक हुआ कि विलयन क्षारीय हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा सा भी मान उसका कम हो गया तो विलयन अम्लीय कहा जाएगा, है ना। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है?
7 होता है। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मतलब कि शुद्ध जल ना अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय होना चाहिए। ठीक, जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसका पीएच मान कितना हो सकता है? 7 से कम ही होगा। जैसे नींबू का रस हुआ, इमली हुआ, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई भी विलयन अम्लीय हुआ तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और OH- की सांद्रता में कमी होगी। ठीक है, तब विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH आयन की सांद्रता में कमी है तो विलयन कैसा है? अम्लीय होता जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में जितनी वृद्धि होती जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में उतनी ही कमी होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्षारीय विलयन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। इसका जस्ट अपोजिट है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है और OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। मतलब पीएच स्केल पे जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार से पीएच स्केल पे जैसे जैसे मान कम होता जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में कमी होती जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।